नमस्कार। हमारे इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान के बीच चल रहे उस जटिल भू राजनीतिक खेल के बारे में जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही नजर आता है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गहराई से समझते हैं तो आपके लिए ये कूटनीति, सैन्य ठिकानों के रणनीतिक इस्तेमाल और आधुनिक सूचना युद्ध की एक बहुत ही शानदार केस स्टडी है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक तरफ दुनिया को शांति का संदेश दिया जा रहा है और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अलग ही रणनीतिक एजेंडा काम कर रहा है। आइए जल्दी से नजर डालते हैं कि आज हम किन अहम बिंदुओं को कवर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे मध्यस्थ के दोहरे खेल से, फिर नूर खान एयरबेस के रहस्य को समझेंगे, डिजिटल नैरेटिव्स के इस्तेमाल पर बात करेंगे, अमेरिकी वित्तीय विरोधाभास को देखेंगे, चीन की बदलती भूमिका पर चर्चा करेंगे और अंत में इन रणनीतिक गठबंधनों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, मध्यस्थ का दोहरा खेल, सार्वजनिक कूटनीति बनाम निजी एजेंडा। अगर हम बाहर से देखें तो पाकिस्तान हमेशा से खुद को अमेरिका और ईरान के बीच एक न्यूट्रल पीसमेकर यानी एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में पेश करता रहा है। वो दुनिया को दिखाता है कि वो इस्लामाबाद में शांति वार्ता को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? असल में जो दुनिया को बताया जा रहा है और बंद दरवाजों के पीछे जो हो रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस शांतिदूत के मुखौटे के पीछे कुछ बहुत ही गुप्त कार्रवाइयां चल रही हैं, जैसे कि विदेशी सैन्य संपत्तियों को अपने यहां सुरक्षित पनाह देना और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तोड़फोड़ मचाना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसका जवाब छिपा है IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ गहरे सैन्य संबंधों में। आपको बता दें कि ये संगठन ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को फैलाने का सबसे मुख्य साधन है। अगर हम इतिहास देखें तो पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के IRGC कमांडर्स खासतौर पर कासिम सुलेमानी जैसे नेताओं के साथ काफ़ी करीबी संबंध रहे हैं। रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो ये पुराने संबंध पाकिस्तान को एक तटस्थ मध्यस्थ के बजाय ईरान के हितों के बहुत ज़्यादा करीब लाकर खड़ा कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे विषय की, नूर खान का रहस्य और वहां RC-130 विमान को पनाह देना। सैद्धांतिक कूटनीति की बातें तो बहुत हो गईं, अब जरा जमीनी सबूतों पर गौर करते हैं। CBS न्यूज़ की एक बहुत ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने ईरानी सैन्य विमानों को अपने हवाई क्षेत्रों में उतरने की इजाज़त दी। सोचिए, किसी संघर्ष क्षेत्र से विदेशी सैन्य संपत्तियों को निकालकर अपने यहाँ सुरक्षित पनाह देना कोई मामूली कूटनीति नहीं है। ये सीधे सीधे युद्ध के रणनीतिक समीकरणों को ही बदल कर रख देता है। आइए जरा इस घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 8 अप्रैल को युद्ध विराम की घोषणा होती है। फिर 12 अप्रैल के आसपास सोशल मीडिया पर कुछ अज्ञात विमानों की हलचल की खबरें आनी शुरू हो जाती हैं और फिर 15 अप्रैल को सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत सामने आता है। मैक्सर सैटेलाइट इमेजरी से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि नूर खान एयरबेस पर ईरान का RC-130 मालवाहक और टोही विमान मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान ने छिपने के लिए नूर खान एयरबेस को ही क्यों चुना? सुरक्षा विशेषज्ञों के पास इसकी 3 बड़े कारण हैं। पहला, ऐसा माना जाता है कि इस एयरबेस पर अमेरिकी प्रभाव है, इसलिए वहां अमेरिकी हमले की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। मतलब ये अमेरिका के ही छाते के नीचे छिपने जैसा है। दूसरा, ये एयरबेस संवेदनशील ईरानी संपत्तियों या फिर यूरेनियम को छिपाने के लिए एक सेफ हाउस का काम कर सकता है। और तीसरा, इस्लामाबाद वार्ता का बहाना बनाकर इन विमानों की आवाजाही को बहुत ही चालाकी से कूटनीतिक कवर दे दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, डिजिटल नैरेटिव्स को हथियार बनाना और बॉट फार्म का ये बढ़ता खतरा। देखिए, आज की तारीख में यह दोहरा खेल सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है, ये डिजिटल मैदान में भी उतनी ही आक्रामकता से लड़ा जा रहा है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो बॉट फार्म यानी फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक बहुत ही सुनियोजित नेटवर्क आज सूचना युद्ध का एक प्रमुख हथियार बन चुका है। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, लोगों के बीच कृत्रिम रूप से असंतोष पैदा करना, विदेशी नीति के आख्यानों में अपने हिसाब से हेरफेर करना और टारगेटेड देशों के नागरिकों को भड़काना। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इन डिजिटल ऑपरेशंस के दावे बिल्कुल उच्चतम स्तर से आ रहे हैं। CIBS के मशहूर 60 मिनट्स इंटरव्यू में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बिना किसी हिचकिचाहट के आरोप लगाया कि पाकिस्तान सोशल मीडिया में हेरफेर करने के लिए बॉट फार्म का उपयोग करता है। जब किसी देश का प्रमुख सार्वजनिक रूप से ऐसा बयान दे तो आप समझ सकते हैं कि इसके भू राजनीतिक परिणाम कितने गहरे हो सकते हैं। ये ऑपरेशंस कितनी बारीकी से किए गए, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। स्रोतों से पता चला है कि इन बॉट फार्म्स ने पश्चिमी, खासतौर पर अंग्रेजी बोलने वाले नागरिकों की फर्जी प्रोफाइल्स तैयार की। इसका मकसद क्या था? अमेरिका और इजराइल की जनता के बीच एक नकली दरार, एक असहमति का भ्रम पैदा करना। यह इस बात का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है कि कैसे आज वैश्विक दृष्टिकोण को कृत्रिम रूप से प्रभावित करने के लिए डिजिटल नैरेटिव्स को पूरी तरह से हथियार बना लिया गया है।
चलिए अब इस पूरे खेल के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर आते हैं, अमेरिकी वित्तीय विरोधाभास। मतलब इस दोहरे खेल की फंडिंग हो कैसे रही है। 1.3 बिलियन डॉलर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वो भारी भरकम धनराशि है जो हाल ही में अमेरिकी समर्थन के साथ IMF के जरिए पाकिस्तान को दी गई है। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। जरा सोचिए, वॉशिंगटन जिस देश की डूबती अर्थव्यवस्था को इस फंड से बचा रहा है, वही देश कथित तौर पर डिजिटल और सैन्य दोनों ही मोर्चों पर अमेरिकी हितों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है। जाहिर है, इस अजीबोगरीब स्थिति की वजह से अमेरिकी नीति निर्माताओं में काफी गुस्सा है। अमेरिकी सीनेटर लिंजी ग्राहम का ये बयान इस बात को पूरी तरह साफ कर देता है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान की भूमिका के पूर्ण पुनर्मूल्यांकन की जरूरत होगी। वॉशिंगटन के राजनीतिक और सैन्य हलकों में अब इस तथाकथित रणनीतिक साझेदारी पर बहुत ही गंभीर सवाल उठने लगे हैं। अब आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पर, चीन की बदलती क्षेत्रीय भूमिका, यानी मध्यस्थ की इस खाली होती जगह को भरना। भू राजनीति का एक बड़ा सीधा सा नियम है, कोई भी जगह ज्यादा देर तक खाली नहीं रहती। जब एक मध्यस्थ अपनी विश्वसनीयता खोता है तो कोई ना कोई नया खिलाड़ी उसकी जगह लेने आ ही जाता है, और यहाँ चीन ने इस मौके को बहुत ही रणनीतिक तरीके से लपका है। चीन सिर्फ कूटनीति नहीं कर रहा है, उसने ईरान को ड्रोन और हथियारों की सप्लाई की है और साथ ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए एक 4 सूत्री योजना भी पेश कर दी है। इसके जरिए बीजिंग खुद को इस पूरे क्षेत्र का सबसे प्रमुख और पसंदीदा कूटनीतिक मध्यस्थ बनाने में जुटा है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में सत्ता का संतुलन अब तेजी से बदल रहा है। पुरानी गतिशीलता ये थी कि अमेरिका एक ऐसे पाकिस्तान पर निर्भर था जिसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन नई सच्चाई ये है कि ईरान अब तेजी से चीन की 4 सूत्रीय योजना की तरफ झुक रहा है। पाकिस्तान की साख गिरने का सीधा और अनजाने में ही सही सबसे बड़ा फायदा चीन को मिला है, जिसका इस क्षेत्र में वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम चरण में हैं। रणनीतिक गठबंधनों का पुनर्मूल्यांकन, आखिर क्षेत्रीय सत्ता का भविष्य क्या है? इन तमाम सबूतों और विश्लेषण के बाद सत्ता और गठबंधन के भविष्य को लेकर एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर पारंपरिक मध्यस्थ ही सैन्य ठिकानों और डिजिटल बॉट्स के सहारे दोनों तरफ से खेल रहे हैं, तो मध्य पूर्व की सुरक्षा का भविष्य वास्तव में तय कौन कर रहा है? क्या ये भविष्य अब उन नए रणनीतिक खिलाड़ियों के हाथ में है जो शांति से पर्दे के पीछे से अपनी चालें चल रहे हैं? इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भू राजनीति की एक ऐसी शतरंज है जहां हर चाल पर नजर रखना हम सभी के लिए बेहद जरूरी